गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान में भूगोल का जो 5वां यूनिट है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसको आज हम लोग फिर से देखते हैं। दूसरा भाग है ये। आपका निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी बच्चों का। चलिए आज देखते हैं हम दूसरा भाग इस अध्याय का। इसके पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। एक सेकंड, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे पढ़ना है ना। तो उसी के आगे शुरू करते हैं, देखते हैं जो पढ़ चुके हैं उसके आगे। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है। क्या कह रहा है कि खनिजों के निर्माण की एक विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है। कहने का मतलब जो खनिज का निर्माण होता है वो धरातली चट्टानों के अपघटन से होता है। ठीक है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। यानी कि चट्टानों धरातली चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। और कह रहा है कुछ जो घुलनशील तत्व हैं जैसे चूना युक्त चट्टान, उन सब के अपरदन के पश्चात, उसके बाद, पश्चात मतलब बाद, अयस्क वाली अवशिष्ट जो जिन चट्टानों में अयस्क होता है वे रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। चलो, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। कह रहा पहाड़ियों के आधार, घाटी तली जो पहाड़ियाँ ऊंची उठी हुई हैं उनके आधार तलों पर, और घाटी जो नीचे की ओर तली, जहाँ मतलब जहाँ से पहाड़ी को उठी हुई है, पहाड़ियाँ जहाँ से उठी हुई जमीन धरातल से वहाँ पर, और घाटी का जो नीचे धसी हुई घाटी है उन जगह कह रहा है कि इनकी तली में रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में, जल के द्वारा जमाव की गई मिट्टियों के रूप में जो होता है कुछ खनिज पाए जाते हैं। जहाँ मिट्टियों को जल बहा के लाता है, जमा करता है, तो उसके साथ कुछ खनिज भी जो है बह कर आते हैं, जम जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते, मतलब बालू के मिट्टियों में जो जमाव होता है खनिजों का उसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों को सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। मतलब ऐसे कुछ खनिज भी हैं जो पानी के द्वारा घर्षित नहीं, रगड़ नहीं खाते हैं, है ना, रगड़ नहीं जाते, घर्षित नहीं होते हैं। और उसके बाद कह रहा है इनमें सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख हैं। सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख इनमें की चट्टानें जिनमें पानी के द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महासागरीय जल, अगला जो है वो महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। सागरों में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रगहित होते। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका नमक वगैरह है, खाने वाला मैग्नीशियम वगैरह है, ये सब कहाँ से मिलता है? तो ये सब हमें इसी समुद्र से प्राप्त होता है। चलिए आगे। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। क्या कह रहा है? भारत अच्छे और विविध प्रकार, मतलब अच्छे पाए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का खनिज पाया जाता है, और अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना, अच्छे क्वालिटी का और कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, एक से अधिक खनिज। यद्यपि इनका वितरण असमान है, लेकिन ये इनका जो फैलाव है, वितरण है, जो पाए जा रहे हैं वो असमान तरीके से, समान नहीं असमान, कोई कम कोई ज़्यादा, है ना। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार पाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय चट्टान है, गोंडवाना लाइन की चट्टान, तो उस प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य
अनेक अधात्विक, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों का जो है भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है ना, इकट्ठा है, कहीं पर संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी, प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर यानी ढाल पर गुजरात और असम की तलछटी, गुजरात में भी और उधर पूर्व में असम में तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। तो खनिज तेल जो पाया जा रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ, वो असम में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है और मुंबई हाई में भी पाया जाता है। ठीक ना, तो इन सब जगह खनिज तेल पाया जाता है। अच्छा हाँ, प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ साथ राजस्थान में अनेक अलाव खनिज पाए जाते हैं। कहा जा रहा है प्रायद्वीपीय चट्टान के साथ साथ राजस्थान में अनेक अलाव खनिज पाए जाते हैं। लौह नहीं, अलाव, जिनमें लौह, लोहे का अंश ना हो, वो धातुएं पाए जाते हैं, जो पिछले हमने वीडियो में पढ़ाया आपको। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। यानी जो उत्तर भारत का जो जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टियों से बना हुआ मैदान, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे खनिज लगभग नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त व भौगोलिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। कहने का मतलब क्या है, जो खनिजों की बनावट है, रचना है वो, और धातुली चट्टानों का बनावट का अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं पाए जाते। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। मतलब कह रहा है कि देखिए, आइए कुछ अन्य जो खनिज है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जा रहे हैं। सदैव स्मरण है कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी भी आर्थिक जीवता को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये याद रहे कि जो खनिज होता है, अयस्क होता है, उसमें खनिज का जो मिलावट, सांद्रता पाए जाना और उत्खनन की सुगमता, मतलब उसको खोद कर निकालने की सरलता, बाजार की निकटता, मतलब एक तो कितनी आसानी से निकाला जा रहा है, कितना खनिज पाया जा रहा है, ऊपर से बाजार उसके कितने आसपास है जहाँ उसको बेचा जा सके। किसी संचय की आर्थिक जीवता, उस वस्तु को निकाले जाने की जो आर्थिक महत्व है, बेचने का प्रभाव करता है। मतलब बाजार प्रभाव डालता है, कितनी आसानी से निकाला जा रहा है, कितना खनिज पाया जा रहा है, कौन सा, ये सब प्रभाव डालता है उन सब चीज़ों के आर्थिक क्षेत्रों में। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्प में से चयन करना पड़ता है। कह रहा जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए कुछ न कुछ विकल्प चुनना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा जब तक उस खनिज को नहीं निकाला जाता तब तक तो वो भंडारित है। क्या है, भंडार है, कि यहाँ पे खनिज भंडार है, मतलब इकट्ठा खनिज, वहाँ पे बहुत सारा खनिज पाया जा रहा है लेकिन निकाला नहीं जा रहा है, तो खनिज हो गया भंडार। लेकिन वही जब अगर खनिज वहाँ से निकाला जाने लगा तो फिर वो भंडार खदान के रूप में बदल जाता है। खदान मतलब खोद के निकाले जाने वाले। लौह खनिज, यानी जिसमें लोहे का अयस्क पाए जाते। देखते हैं लौह खनिज क्या है। लौह खनिज धातु खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। क्या कह रहा है, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास की मजबूत आधार प्रदान करते हैं। जो शोध किए जाते हैं वस्तुओं का, उद्योगों का, नए नए उद्योग के लिए इसमें सहायक है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। कहने का मतलब यह है कि भारत अपने यहाँ से उत्पादित वस्तुओं को, जो लौह खनिज वस्तुएं हैं, अपने यहाँ जो उसका जितना काम है उतना तो ले लेता है और उसके बाद बची वस्तुओं को विदेशों में बेच भी देता है। लौह अयस्क देखते हैं भैया क्या है। लौह अयस्क, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। क्या कह रहा है, लौह अयस्क एक आधारभूत
खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। और विकास के उद्योग के मामले में एक मजबूत कड़ी यही मानी जाती है, क्योंकि अच्छा खासा उद्योग इससे चल रहा है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। लौह अयस्क विपुल मतलब क्या कह रहा है, हाँ, अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है, मतलब अच्छे क्वालिटी का लोहा भारत में पाया जाता है और ज़्यादा मात्रा में। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। क्या कह रहा है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोराइट, सिडेराइट, मतलब क्या है ना। तो उसमें क्या कह रहा है, मैग्नेटाइट सबसे अच्छे प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहा पाया जाता। जो मैग्नेटाइट जो अयस्क है वो इसमें लोहे का जो अंश होता है 70% होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबक जो लगाते हैं, दिखता है, चिपकता है, तो चिपकने चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है उसमें चुंबकीय गुण होते हैं सबसे अच्छा, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। विद्युत, बिजली वाले इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कह रहा है हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। क्या कहता है, हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। दूसरा जो लौह अयस्क पाया जाता है वो हेमेटाइट कह रहा है, महत्वपूर्ण भी है उद्योग के क्षेत्र में, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, मतलब जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। किस मामले में, उद्योगों के मामले में, वस्तुओं को बनाने के मामले में। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। कह रहा है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है। क्या कह रहा है, ज़्यादा मात्रा में इसी लोहे का उपयोग होता है। किसका, हेमेटाइट का, किसी भी वस्तु को बनाने के मामले में। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। यानी गराज में लोहे का अंश जो पाया जाता है वो इसमें कम पाया जाता है। ठीक है ना, मैग्नेटाइट की अपेक्षा हेमेटाइट में कम पाया जाता है। और क्या कह रहा है, इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। मैग्नेटाइट में 70% और हेमेटाइट में 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% हुआ था। जो लोहे का उत्पादन किया गया था, निकाला गया था, उसका लगभग कितना, 97%। 2018-19 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ शेष उत्पादन 3%। कहने का मतलब क्या है कि जो उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, यहाँ से केवल 3% प्राप्त हुआ था। अन्य राज्यों में, इसके अलावा कह रहा है, इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों से 3% प्राप्त हुआ था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। कल हम फिर इसके अगला भाग लेके आएंगे, आगे का जो है। तो बस आप लोगों से यही कहेंगे, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी को भेजिए पढ़ने के लिए। और आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।